ये लोग टाइम मशीन से टाइम ट्रेवल करके गलती से हजारों साल पीछे राजा बीर सिंह के जमाने में आ जाते हैं और वहीं एक बंदे को सीधा राजकुमारी रत्ना से प्यार हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार मूवी राधुआ रिटर्न्स। मूवी शुरू होती है सीधे 2255 से, जहां एक रोबोट अपने रोबोटिक गार्डों के साथ आ रही होती है जिसका नाम है केटी। वो नाव नाम के लड़के से कहती है आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा। नाव कहता है मैं हूँ कहाँ और तू है कौन, मैं क्यों तेरे सवालों के जवाब दूं। तभी उसके सामने हवा में स्क्रीन बन जाती है। केटी कहती है प्लीज सर मुझे 1 मिनट दीजिए। फिर वो स्क्रीन का इस्तेमाल करके नाव का बैकग्राउंड चेक करती है कि वो किस भाषा में बोल रहा है और कैसे रिएक्ट कर रहा है। नाव कहता है पहले तुम ये बताओ कि मेरे साथी कहाँ हैं और मेरे हाथ क्यों बांध रखे हैं। केटी कहती है तुम सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दोगे। नाव गुस्से में कहता है क्यों, तुम क्या चंडीगढ़ की पुलिस हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हें अभी के अभी सस्पेंड करता हूँ। तभी केटी का गार्ड उस पर बंदूक तान देते हैं। नाव डर जाता है और कहता है सॉरी। केटी पूछती है तुम्हारा मिशन क्या है और तुम लोग आए कहाँ से हो। इसके बाद केटी वहाँ मौजूद सभी बंदों से बारी बारी से यही सवाल पूछती है। तभी एक बंदा कहता है हम तो पुराने टाइम से आए हैं लेकिन हम शरीफ लोग हैं, प्लीज हमें जाने दो। केटी पूछती है तुम लोग 2255 में कैसे आए? वो सब कहते हैं टाइम मशीन से। इतना सुनने के बाद केटी सबको धन्यवाद कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन नाव बार बार कहता रहता है मेरे हाथ खोलो, ऐसे क्यों छोड़कर जा रही हो। केटी तो वहाँ से चली जाती है। फिर अचानक नाव के हाथ खुद खुल जाते हैं। नाव कहता है हाय कहाँ फंस गया मैं, क्यों ही मैं टाइम मशीन बनाने चला था। तभी उसका हाथ गलती से दीवार पर टच हो जाता है और वो देखता है कि बगल के रूम में सुखी भाई हैं। नाव उसे देखकर कहता है अरे भाई कैसे हो। सुखी भी पूछता है तू ठीक है ना, और हम लोग आए कहाँ हैं, बाकी सब लोग कहाँ हैं। नाव कहता है मुझे खुद नहीं पता, तू अपने बगल की दीवार को टच कर, शायद बाकी लोग बगल के कमरे में हो। सुखी दीवार को टच करता है, तभी अपने पापा हेमचंद को देखता है। सुखी पूछता है पापा आप ठीक हैं? हेमचंद कहता है हाँ बेटा ऊपर वाले की मेहरबानी है, ठीक हूँ। सुखी कहता है क्या मेहरबानी की बात कर रहे हो, हम यहाँ फंस गए हैं एंड आप ऊपर वाले का शुक्रिया कर रहे हो। जाइए आप भी बगल की दीवार को टच करिए। लेकिन इसके पहले कि वो दीवार टच करे वहाँ एक दरवाजा खुल जाता है और चारों लोग बाहर आ जाते हैं। उन 4 लोगों में से एक महिला भी होती है जिसका नाम जैस्मिन होता है। इसके बाद उन सबको एक मीटिंग रूम में ले जाया जाता है। वहाँ एक बंदा खड़ा होता है और कहता है मेरा नाम रवि गिल है, तुम लोग मुझे मिस्टर गिल कह सकते हो, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। सुखी कहता है ठीक है लेकिन हमें कैदियों की तरह क्यों रखा गया और यहाँ इतने सारे शेफ हमारे सामने क्यों बैठे हैं। असल में वो लोग सफेद कपड़े पहने थे इसलिए सुखी उन्हें शेफ समझ बैठा था। मिस्टर गिल कहता है देखो मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ, सिचुएशन ही ऐसी थी कि हमें हथियार उठाने पड़े। हमारे शहर की हालत बहुत बुरी हो चुकी है और उसे ठीक करने के लिए मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। नाव थोड़ा हैरान होकर कहता है क्या कहा, हमारी मदद, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं, ये तो आपका शहर है। मिस्टर गिल कहता है बिल्कुल कर सकते हो और सिर्फ तुम लोग ही कर सकते हो क्योंकि तुम लोग टाइम ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँचे हो। नाव फिर कहता है हम तो टाइम ट्रेवल करके किसी तरह यहाँ आ गए, पर आपकी मदद कैसे करें। मिस्टर गिल बताता है करीब 30 साल पहले सब कुछ नॉर्मल था, रोबोट हमारे काम में मदद करते थे, लेकिन जब से उनका अपग्रेड हुआ है सब उल्टा पुल्टा हो गया है, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है टाइम ट्रेवल। नाव कहता है लेकिन मिस्टर गिल हमारे पास तो कोई टाइम मशीन है ही नहीं। मिस्टर गिल कहता है टाइम मशीन हमारे पास है और हमें उसमें से 2 बार ग्रीन सिग्नल भी मिला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। तभी बाकी लोग नाव की टीम से कहते हैं क्या तुम हमारी मदद करोगे। सुखी कहता है लेकिन हम कैसे मदद करें, हम तो 230 साल पुराने वक्त से आए हैं, इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमें हमारे समय में वापस भेज दीजिए। मिस्टर गिल कहता है बिल्कुल, जैसे ही मशीन ठीक होगी सबसे पहले हम तुम्हें तुम्हारे टाइम में वापस भेज देंगे, उसके बाद हम अपने शहर की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हेमचंद कहता है अच्छा अब तो बहुत नींद आ रही है, बहुत लंबी जर्नी हो गई है, अगर कोई जगह मिल जाती आराम करने को। मिस्टर गिल कहता है जरूर मिलेगी, ये है रोबोट केटी, ये तुम्हारी पूरी देखभाल करेगी, तुम लोग निश्चिंत रहो, यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद केटी उन्हें एक फ्लाइंग कार में लेकर जाती है। नाव, जैस्मिन ये सब नई चीजें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी हेमचंद और सुखी आपस में बहस करने लगते हैं। इतनी ज्यादा बहस हो जाती है कि केटी शट डाउन हो जाती है और फ्लाइंग कार सीधी नीचे गिरने लगती है। लगभग एक्सीडेंट होने ही वाला था कि तभी केटी दोबारा चालू हो जाती है और कार को रोक देती है। फिर वो उन्हें मना करती है कि उसे डिस्टर्ब न करे वरना बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बाद रात को सबको आराम करने के लिए एक रूम दे दिया जाता है, लेकिन अगली सुबह हेमचंद बुरी तरह फंस जाता है, बेचारे को बाथरूम ही नहीं मिल रहा था।
सुखी पूछता है, क्या हुआ पापा, इतने परेशान क्यों हो? हेमचंद गुस्से में कहता है, मुझे बाथरूम ही नहीं मिल रहा है, कोई बताएगा कहाँ है बाथरूम, और मेरी हालत अब कंट्रोल से बाहर हो रही है। नाव नींद में उठकर कहता है, प्लीज बाबा मुझे थोड़ी नींद लेने दो, सामने जाकर पैनल देखो, वहीं से मिलेगा, प्लीज इस बात पर और हंगामा मत करो। हेमचंद बोलते हैं, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था। तभी सुखी नाव से कहता है, लगता है पापा नहीं खोल पाएंगे, तू ही जाकर खोल दे यार। नाव कहता है, अरे खोल लेंगे, इंग्लिश तो इन्हें आती ही है। हेमचंद एक एक करके सब बटन दबाता है। उधर से अचानक बंदूकें बाहर निकलने लगती हैं और फिर वो सारी बंदूकें तीनों के ऊपर टारगेट करके तन जाती है। तीनों घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, अरे अरे क्या कर रहे हो, मार ही डालोगे क्या? नाव कहता है, रुको बाबा मैं आ रहा हूँ। लेकिन जैसे ही नाव आगे बढ़ता है उस पर सीधा लेजर टारगेट हो जाता है। सुखी जोर से चिल्लाता है, नाव रुक जा, मत हिलना, तेरे ऊपर लेजर लॉक हो गया है, अगर हिला तो सीधा खल्लास। तभी केटी वहाँ आ जाती है। नाव घबरा कर कहता है, केटी प्लीज कुछ करो यार। केटी रूम के सिस्टम को ऑर्डर देती है, सुरक्षा प्रोटेक्शन को अवॉइड करो, और उसी वक्त सारी बंदूकें रुक जाती हैं। नाव बाल बाल बच जाता है। नाव बोलता है, थैंक गॉड केटी, तुमने मेरी जान बचा ली, वरना आज तो पक्का काम तमाम हो जाता। हेमचंद कहता है, अरे केटी मैडम आपने इतना कष्ट क्यों किया, मैं सब खुद ही संभाल लेता। केटी कहती है, हाँ वो तो मैंने अपनी आंखों से देख ही लिया कैसे संभाल रहे थे। नाव कहता है, केटी अच्छा हुआ तुम आ गई, पहले तो मेरे बाबा को बाथरूम दिखा दो, इसी बाथरूम के चक्कर में आज मेरी फोटो पर हार चढ़ जाता। केटी कहती है, अरे ये तो बहुत आसान है। फिर वह कहती है, जिया ओपन द वॉशरूम, और जैसे ही ये ऑर्डर देती है बाथरूम खुल जाता है। हेमचंद बाथरूम में चला जाता है। सुखी बोलता है, जब इतना आसान था बस बोलते ही बाथरूम खुल जाता तो पहले ही बता देती, इतना बड़ा झमेला ही नहीं होता। केटी कहती है, असल में यहाँ वॉइस कमांड सिर्फ इस सिटी के सिटीजन्स ही दे सकते हैं। नाव पूछता है, अच्छा तो फिर यहाँ का सिटीजन बनने के लिए क्या क्या चाहिए? सुखी भी बोल पड़ता है, बताओ ना, आधार कार्ड बना लें, हम भी यहीं के नागरिक बन जाते। केटी तब एक लंबी सी रोल बुक निकालती है और कहती है, ये पढ़ लो फिर साइन कर देना। नाव हाथ जोड़कर कहता है, ना बाबा ना, हम ऐसे ही ठीक हैं, न रूल्स पढ़ने का मन है न नागरिक बनने का शौक। केटी कहती है, ठीक है फिर चलो रेडी हो जाओ, लैब जाना है। जैस्मिन कहती है, लेकिन रेडी कैसे हूँ, हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। केटी कहती है, कोई बात नहीं, मैं वार्डरोब ओपन कर देती हूँ। फिर एक बड़ा सा फ्यूचरिस्टिक वार्डरोब खुलता है। केटी कहती है, जाओ फटाफट रेडी हो जाओ, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। फिर सबके सब 2255 स्टाइल के कपड़े पहनकर बाहर आते हैं। केटी कहती है, वाह अब लग रहे हो तुम इस शहर के, पर ये ड्रेस सिर्फ फैशन नहीं है, इसमें प्रोटेक्शन शील्ड है जो किसी भी एक्सीडेंट या अटैक से तुम्हें बचा सकता है। इसके बाद केटी सबको लेकर लैब में जाती है। वहाँ मिस्टर गिल भी होता है। नाव मिस्टर गिल से पूछता है, यहाँ क्या चल रहा है? मिस्टर गिल कहता है, यहाँ हम रोबोट्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बाहर जो रोबोट घूम रहे हैं वो अब इंसानों पर अटैक करने लगे हैं। हेमचंद कहता है, लेकिन आपको इन सब चीजों की जरूरत ही क्या थी, रोबोट वोबोट लाकर मुसीबत ही खड़ी कर दी। मिस्टर गिल कहता है, हम चाहते थे कि रोबोट्स इंसानों की हेल्प करें, इसीलिए इन पर रिसर्च और अपग्रेड किया जा रहा था। हेमचंद गुस्से में कहता है, हेल्प? अरे भाई ये कौन सी हेल्प कर रहे हैं, ये तो सीधा इंसानों की वाट लगा रहे हैं। इतने में नाव और सुखी वहीं रुक जाते हैं और आपस में धीरे धीरे बात करने लगते हैं। नाव कहता है, मुझे लग रहा है यहाँ कुछ गड़बड़ है। सुखी भी कहता है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये लोग कुछ ना कुछ हमसे छुपा रहे हैं, या फिर हो सकता है ये सब फ्यूचर की कोई अजीब टेक्नोलॉजी हो। फिर उन सबको टाइम मशीन के पास ले जाया जाता है और जैसे ही वो टाइम मशीन को सामने से देखते हैं, चारों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नाव कहता है, अरे वाह देखो तो सही यार, ये तो सच में टाइम मशीन है, कितनी जबरदस्त लग रही है। मिस्टर गिल कहता है, तो बताओ कैसा लगा मेरा लैब? इसके बाद मिस्टर गिल डॉक्टर सुरिंदर को बुलाता है। डॉक्टर सुरिंदर हड़बड़ाते हुए आता है और कहता है, सॉरी बॉस, मैं अपने काम में बिजी था, पर मेरी टाइम मशीन ने खुद बताया कि टाइम ट्रैवल हो चुका है। मिस्टर गिल कहता है, मुझे सब पता है, यही है वो 4 लोग जो टाइम ट्रैवल करके हमारे टाइम में पहुँचे हैं। इसके बाद मिस्टर गिल डॉक्टर सुरिंदर से सबका इंट्रो कराता है। मिस्टर गिल सबको बताते हुए कहता है, ये है डॉक्टर सुरिंदर, हमारे सबसे टॉप साइंटिस्ट्स में से एक, ये मेरी कंपनी में टाइम मशीन प्रोजेक्ट के मास्टरमाइंड हैं। सुरिंदर फिर अपनी टीम के बाकी 3 लोगों का भी इंट्रो करवाता है। मिस्टर गिल फिर नाव की टीम से कहता है, तुम लोग यहाँ रहकर टाइम मशीन पर रिसर्च कर सकते हो, मुझे अभी कुछ जरूरी मीटिंग्स के लिए जाना है, और हाँ कोई भी जरूरत हो तो केटी तुम्हारे साथ है ही। इतना कहकर मिस्टर गिल वहाँ से निकल जाता है। सुरिंदर पूछता है, तो तुम लोग ही हो जो टाइम ट्रेवल करके आए हो, चलो फिर कुछ मजेदार चीज दिखाता हूँ तुम्हें। नाव कहता है, वैसे आपने क्या सच में खुद टाइम मशीन बनाई है? सुरिंदर कहता है, क्यों शक है? सुखी कहता है,
हाँ थोड़ा बहुत तो है ही। सुरिंदर कहता है अरे किस बात का, बताओ जरा। सुखी कहता है मशीन को लेकर नहीं, कुछ और बात। क्या तुम्हारा किसी सुनील सेठी से कोई रिश्ता है? मतलब सबसे बड़े फिल्म स्टार वाले सुनील सेठी। सुरिंदर कहता है अरे हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गया। मेरी लाइफ के 2 ही गोल हैं, एक टाइम मशीन बनाना और दूसरा मेरे पूर्वज सुनील सेठी की सारी फिल्में देखना। सुखी कहता है तभी तो तुम दिखते भी एकदम उन्हीं जैसे हो। सुरिंदर कहता है अच्छा अब तुम लोग बताओ टाइम ट्रेवल कैसे किया? हेमचंद बीच में कूद पड़ता है, मैं समझाता हूँ, ये लोग तो कुछ कह ही नहीं पाएंगे। फिर वो अपनी उल्टी पलटी बातें करने लगता है जिससे सुरिंदर कुछ भी नहीं समझ पाता। सुरिंदर फिर सीधे नाव से पूछता है। नाव कहता है देखो मैंने एक रेडियो फ्रीक्वेंसी को हैक किया था, ये फ्रीक्वेंसी सिर्फ साउंड को हिट कर सकती थी, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ, पूरे आसपास की सिचुएशन ही बदलने लगी। हमने फिर उसमें एक ग्रीन कलर का केमिकल डाला और तभी एक पोर्टल खुल गया और बस उसी के जरिए हम यहाँ तक पहुँच गए। अब ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसका असली कारण तो हमें भी नहीं पता। सुरिंदर ये सब सुनकर कहता है अच्छा अब मैं बताता हूँ तुम्हें असल में क्या हुआ था। 20 दिन पहले हमारी मशीन से एक सिग्नल निकला और उसी सिग्नल से एक पोर्टल खुल गया और तभी तुम लोग 2018 से सीधा 2255 में पहुंच गए। तभी जैस्मिन कहती है ओह तो फिर हम लोगों ने खुद कोई टाइम मशीन बनाया ही नहीं। सुरिंदर कहता है बिल्कुल नहीं, वो सिग्नल तो हमारी मशीन का था, तुम लोग बस उसे कैच कर लिए थे। नाव कहता है मतलब असली पोर्टल तो यही है। सुरिंदर कहता है हाँ यही है रियल पोर्टल। जैस्मिन कहती है लेकिन अब ये टाइम मशीन फिर से कब ऑन होगी? नाव कहता है देखो जो गलती हमने 2018 में की थी अब वही गलती फिर करेंगे, इसलिए अब टाइम मशीन को फिर से बनाना होगा नई टेक्नोलॉजी के साथ। इसके बाद सब मिलकर टाइम मशीन पर काम करना शुरू कर देते हैं। नाव फिर सुरिंदर से कहता है वैसे ये जो केटी है इसे देखकर तो लगता ही नहीं कि ये कोई रोबोट है, बिल्कुल इंसानों जैसी लगती है। सुरिंदर कहता है हाँ केटी मेरे कई सालों की मेहनत है और देखो ना कितनी खूबसूरत भी है। नाव कहता है लेकिन मिस्टर गिल तो कह रहे थे कि केटी उन्होंने बनाई है। सुरिंदर कहता है अरे नहीं मैंने बनाई है, ये देखो ये है केटी का रिकॉर्ड और उसका सॉफ्टवेयर। फिर नाव केटी का सॉफ्टवेयर चेक करता है। तब नाव मिस्टर गिल के पास जाता है। सर मैंने केटी का सॉफ्टवेयर चेक किया है, इसमें अभी भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है। अगर यही सॉफ्टवेयर आप 30 साल पीछे जाकर अपडेट करो तो रोबोट सही होने तो दूर और भी ज्यादा खतरनाक बन सकते हैं। मिस्टर गिल गुस्से में कहता है तू 250 साल पुरानी नॉलेज लेकर मुझे आज की टेक्नोलॉजी समझा रहा है। नाव कहता है सर मैं सिर्फ अपनी नॉलेज के बेस पर कह रहा हूँ जो टाइमलेस है, पुरानी हो या नहीं, सच तो सच ही रहता है, एक बार सोचकर देखिएगा। नाव इतना कहकर चला जाता है। फिर मिस्टर गिल एक स्केच निकालता है जिसमें उन चारों की फोटो बनी थी। तुम क्या सोचते हो, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी का सपना है टाइम मशीन बनाना और कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। एक बार मेरी टाइम मशीन बन गई तो पूरी दुनिया मेरे सामने झुकेगी और मैं इस दुनिया का राजा बन जाऊंगा, तब कोई मुझे रोक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। दूसरी तरफ हेमचंद सुरिंदर से पूछता है डॉक्टर आप कुछ कर क्यों नहीं रहे, बताइए ये मशीन कैसे चलेगी? सुरिंदर कहता है क्या करूँ, सब करके देख लिया, मशीन स्टार्ट ही नहीं हो रही, लगता है इसे कोई बहुत ही पावरफुल डिवाइस ब्लॉक कर रहा है। सुरिंदर फिर पूछता है वैसे तुम लोग टाइम ट्रैवल कैसे किए थे, एक बार फिर बताओ। हेमचंद गुस्से में बोलता है अबे भूतनी के, कितनी बार बताएं कि नाव ने एक रेडियो बनाया था, उसी से हम लोग यहाँ आ गए। नाव गुस्से में कहता है हाँ अब सारा ब्लेम मुझ पर ही डाल दो, मैंने वो रेडियो टाइम पास के लिए बनाया था, टाइम ट्रैवल के लिए नहीं, बस थोड़ी बहुत हैकिंग के लिए था और वो सीधा तुम्हारे टाइम पोर्टल से टकरा गया। अब गलती से गेट खुल गया तो इसमें मेरी क्या गलती है, और भूल मत जाना मैं भी उसी झमेले में फंसा हूँ। सुरिंदर कहता है हो सकता है उसी रेडियो में कुछ स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी हो जो हमारी टाइम मशीन को कंट्रोल कर रही है, अब बताओ वो रेडियो है कहाँ? हेमचंद कहता है मुझे पता है रेडियो कहाँ है, चलो मेरे साथ 250 साल पीछे चलते हैं, वही मिलेगा रेडियो। सुरिंदर कहता है अरे आप क्या बक रहे हो, अगर हम 250 साल पीछे जा सकते तो टाइम मशीन रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं होती। तभी केटी अपनी टेक पावर यूज करती है और रेडियो की लोकेशन ट्रैक कर लेती है। केटी कहती है मुझे पता चल गया रेडियो कहाँ है। नाव कहता है कहाँ? केटी कहती है सिटी के बाहर। सुरिंदर कहता है क्या, सिटी के बाहर जाना तो बहुत डेंजरस है, वहाँ जाना मतलब मौत को इनवाइट करना। फिर भी नाव, केटी और सुखी डिसाइड करते हैं कि रेडियो को हर हाल में लेकर आएंगे और वो तीनों निकल पड़ते हैं सिटी से बाहर। लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं सुखी कहता है यहाँ की हवा तो बिल्कुल ही जहरीली है, बाहर का हाल तो अंदर से भी बदतर है। केटी गुस्से में कहती है और ये सब किया किसने? तुम लोगों ने पोल्यूशन करके सब बर्बाद कर दिया, जानवर, पेड़ पौधे, नदियाँ सब खत्म। अब देखो पूरा वर्ल्ड एक सूखा हुआ रेगिस्तान बन चुका है। नाव सुखी से कहता है याद है मैं
जब बार बार पानी बचाने की बात करता था तब तुम लोग सुनते ही नहीं थे। अब देखो ये है हमारे लापरवाही का नतीजा। सुखी कहता है, सच कहूँ तो अभी के अभी लौट जाना चाहिए और सबको दिखाना चाहिए कि फ्यूचर में क्या तबाही आने वाली है। इसके बाद तीनों एक टूटी फूटी गाड़ी में बैठकर रेडियो की लोकेशन पर पहुँचते हैं। चारों तरफ टूटा फूटा कबाड़ होता है। केटी कहती है, यहीं कहीं होगा वो, रेडियो ढूंढो फटाफट। तभी अचानक कुछ खतरनाक रोबोट्स उनकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं। केटी चिल्लाते हुए कहती है, नाव जल्दी हटो, मैं देखती हूँ रेडियो। केटी अकेले ही कबाड़ से रेडियो खोज निकालती है और सबको लेकर तेजी से गाड़ी में भाग निकलती है। किसी तरह रोबोट्स को चकमा देकर तीनों वापस सिटी पहुँचते हैं। सिटी में आते ही रेडियो को मशीन से कनेक्ट किया जाता है और जैसे ही मशीन ऑन होती है वो सच में काम करने लगती है। सभी खुशी से चिल्लाते हैं, अरे वाह टाइम मशीन चल पड़ी। लेकिन तभी मिस्टर गिल अपने रोबोट्स के साथ आने लगता है। केटी जल्दी से नाव को कहती है, नाव जल्दी भागो, तुम लोग बच जाओ, ये सबसे जरूरी है। सुखी कहता है, पर हम अकेले कैसे जाएंगे? केटी कहती है, तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है ताकि सच वापस ले जाकर सबको दिखा सको। तब केटी जाकर मिस्टर गिल के सामने खड़ी हो जाती है। मिस्टर गिल उसे हटाने की कोशिश करता है लेकिन केटी कहती है कि सब एक्सेस डिनाई है, कुछ नहीं कर पाओगे। अब मिस्टर गिल कहता है, अच्छा तो ये सब नाव ने किया है तुम्हारे अंदर इंसानी इमोशंस डाल के। तभी मिस्टर गिल एक रोबोट भेजता है केटी को मारने के लिए और फाइट शुरू हो जाती है। वहीं बाकी लोग टाइम मशीन में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। नाव कहता है, मैं आ रहा हूँ केटी। असल में नाव को केटी की फिक्र हो रही थी। नाव केटी से कहता है, ये सब क्या कर रही हो? लेकिन केटी बार बार कहती है, प्लीज नाव तुम अपनी टाइम मशीन में वापस चले जाओ, कोई सवाल मत पूछो। नाव परेशान होता है लेकिन फिर कहता है, केटी तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। असल में केटी के अंदर इंसानी इमोशंस थे इसलिए उसकी आंखों में पानी था। तभी नाव देखता है कि उसकी टीम हल्ला मचा रही है। मिस्टर गिल कहता है, केटी क्या सोच रही हो? तुम मुझे खत्म नहीं कर पाओगी, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाल रखा है जिससे बटन पर क्लिक करते ही तुम खत्म हो जाओगी। लेकिन केटी कहती है, कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्तों के लिए खत्म होने को तैयार हूँ। और तभी वे सब टाइम मशीन में गलत टाइम सेट कर बैठते हैं। मगर ये बात समझते समझते देर हो जाती है एंड मशीन चालू हो जाती है। अचानक वो पहुंच जाते हैं एक ऐसे टाइम में जहाँ वो खुद एक जेल में कैद है। नाव कहता है, अरे यार ये टाइम मशीन है या ट्रैप मशीन, हर बार कहीं ना कहीं फंसा ही देती है। फिर जैस्मिन कहती है, ये तो 2018 की जेल लग रही है। तभी वहाँ दो सिपाही आते हैं। तब हेमचंद पूछता है कि हम कहाँ हैं और किस जुर्म में जेल में हैं। सिपाही बोलते हैं, तुम लोग अभी अजीतगढ़ की जेल में हो और तुम्हें महाराजा बीर सिंह के दरबार से बुलावा आया है। फिर सीन कट होता है। अब टाइम चल रहा है 1955। चारों को दरबार में पेश किया जाता है। दरबार में उन चारों पर इल्जाम लगाया जाता है, ये लोग मोहम्मद खान के जासूस हैं। महाराजा बीर सिंह अपने मंत्री से पूछते हैं, क्या तुम पक्का कह सकते हो कि ये मोहम्मद खान के आदमी हैं? मंत्री तुरंत जवाब देता है, महाराज ये लोग हमारे इलाके के नहीं लगते, मैंने इन्हें पहली बार हमारे बाजार में देखा और मुझे पूरा यकीन है ये बाहर के हैं। सेनापति भी अपनी बात रखते हैं। महाराज मंत्री जी ठीक कह रहे हैं, मुझे भी शक है कि ये जासूस ही हैं। बीर सिंह महेंद्र से पूछते हैं, तो फिर बताओ इन चारों को क्या सजा दी जाए? महेंद्र कहता है, महाराज मेरी राय में इन्हें बाजार में सबके सामने मृत्युदंड देना चाहिए ताकि कोई फिर से ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे। बीर सिंह गुस्से में फैसला सुनाते हैं, तो फिर ठीक है, इन्हें बाजार में ले जाकर सबके सामने सर कलम कर दो। तभी हेमचंद बोलता है, महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? हमारी कोई गलती नहीं है, हम मोहम्मद खान को तो जानते भी नहीं। हम 2018 से टाइम ट्रेवल करके 2255 में गए, फिर वहाँ से आपके समय में 1955 में आ गए। नाव भी कहता है, महाराज कृपया हमारी बात समझने की कोशिश करें, हम इस समय के लोग नहीं हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। बीर सिंह कहते हैं, मंत्री ये लोग मोहम्मद खान को तो जानते ही हैं पर साथ ही बहुत चालाक भी हैं, ये हमें भटका रहे हैं, सच में बहुत चालाक लोग हैं। सुखी बोलता है, महाराज हम सच बोल रहे हैं, मैं सब कुछ समझा कर बताता हूँ तब आपको समझ आएगा। फिर सुखी पूरा इतिहास बताने लगता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन बीर सिंह इस बात से बहुत नाराज हो जाता है और कहता है, इन लोगों को मेरी नजरों से दूर करो। सुखी कहता है, महाराज मेरी बात सुनिए, इससे आपको फायदा होगा क्योंकि मैंने इतिहास पढ़ा है और जानता हूँ कि आपके और मोहम्मद खान के बीच 2 युद्ध होंगे जिसमें से एक को आप रोक पाओगे लेकिन दूसरे में हार जाओगे, इसलिए मेरी बात मानिए, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनता है। सबके सामने उनको सजा देने का ऐलान कर दिया जाता है। तभी चारों का सर कलम करने के लिए जालंधर तलवार लेकर आता है, लेकिन उसी वक्त महामंत्री आता है और जालंधर को रोक देता है। तभी सेनापति कहते हैं, क्या हुआ महामंत्री, आपने क्यों रोका? महामंत्री कहते हैं, ये मेरा फैसला नहीं है बल्कि महाराज का है। महाराज जानते हैं कि ये लोग अजीतगढ़ के दुश्मन हैं, लेकिन शायद उन्होंने कुछ सोच समझ कर ये फैसला लिया है, तो महाराज के फैसले पर मेरा कुछ कहने का अधिकार नहीं है।
तो दोस्तों टाइम ट्रेवल यहीं तक नहीं रुका, आगे क्या क्या होगा और क्या वो वापस अपने टाइम में जा भी पाएंगे, ये सब जानने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि असली मजा तो पार्ट 2 में आने वाला है। कमेंट में बताओ कौन कौन है जो पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और हाँ, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।